हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एसएपी की हिंदी सीरीज शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना पहला वीडियो जिसमें हम की एसएपी की इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। एसएपी क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए एसएपी के कोर्स करने के लिए, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, फंक्शनल, टेक्निकल, लर्निंग क्या होनी चाहिए हमारी एसएपी के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं किसी कंसल्टेंट और एंड यूजर के, कंसल्टेंट कौन होता है, एंड यूजर कौन होता है, उसके बारे में जानेंगे। एसएपी में एक मेथोडोलॉजी फॉलो होती है, उसको बोलते हैं एसएप मेथोडोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। और एसएपी R3 आर्किटेक्चर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसएपी की फुल फॉर्म क्या है। एसएपी की फुल फॉर्म है सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। ये एक जर्मन कंपनी है जो कि 1972 में 5 IBM एम्प्लॉइज ने सेटअप करी थी। ये ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये एक सॉफ्टवेयर है, एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि ERP सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है और ये ERP मार्केट को लीड कर रहा है। जब हम ERP की बात करते हैं तो ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी, और उसमें रिसोर्सेज जो भी होते हैं, मैन मटेरियल मशीन, उसको इस तरह से प्लान करता है ये ERP सॉफ्टवेयर ताकि उसकी मैक्सिमम, कंपनी की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी हो। तो उसके लिए जो कंपनीज होती हैं छोटी बड़ी, वो ERPs को यूज करती है अपनी कंपनी में। अब ERP और SAP, अब SAP के अलावा और भी काफी सारे ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि ओरेकल है, बान है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है और टैली है। बट SAP जो है वो ERP सॉफ्टवेयर मार्केट को लीड कर रहा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं, अगर आप कोई भी कंपनी ले लेते हो, उस कंपनी में काफी सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं। जैसे कि फंक्शनल एरिया हो गया फाइनेंस का, या प्रोक्योरमेंट का जिसको हम बोलते हैं परचेज का, या सेल्स का, या HR का, या प्रोडक्शन का। तो इन फंक्शनल एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं जो कि उनमें उस फंक्शनल एरिया या डिपार्टमेंट में कोई भी काम करने के लिए एक प्रोसेस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। तो ये SAP ERP सॉफ्टवेयर उस बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, SAP में, तो उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में हम इसको देखते हैं कि SAP यूज हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 30,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जहाँ पे SAP यूज हो रहा है प्रेजेंटली, और ये जो नंबर्स हैं ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये सॉफ्टवेयर इन कंपनीज में है तो इन कंपनीज को कंसल्टेंट की टाइम टाइम पे जरूरत पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और एंड यूजर की भी रहती है। कौन से लोग हैं जो कि SAP के कोर्स को कर सकते हैं। कोई भी IT डेवलपर जो है प्रेजेंटली, या टेस्टर हैं, या बिजनेस एनालिस्ट हैं, या डेटा एनालिस्ट हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या डेटा साइंटिस्ट है, कोई भी, ये तो हो गए वर्किंग क्लास। कोई भी स्टूडेंट है जिसने की ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो बीटेक स्टूडेंट है, बीटेक कर चुका है और MCA भी कर चुका है, तो वो SAP के कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर SAP के कोर्सेज की बात करें तो इसमें एक फाइनेंस मॉड्यूल होता है, फाइनेंस कंट्रोलिंग। तो उसके लिए जो आइडल बैकग्राउंड होती है वो होती है MCOM, या उसकी फाइनेंस की बैकग्राउंड प्रेफर की जाती है, जिसमें कि MCOM आ जाता है, MBA फाइनेंस आ जाता है, CA ICW आ जाता है। तो कोई भी अ, अगर कोई भी अगर कोई भी फाइनेंस या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, तो एक आइडियल मैच होता है ये SAP फाइको मॉड्यूल को या कोर्स को करने के लिए। कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं SAP में। एक्चुअली जैसे हमने बात की कि किसी भी कंपनी में फंक्शनल एरियाज होते हैं। अब उन फंक्शनल एरियाज में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए SAP ने अपने मॉड्यूल दिए हुए हैं। अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज की, जैसे कि फाइनेंस है, HR है, परचेज है, सेल्स है, तो उसके लिए हमारे पास SAP ने एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल दिए हुए हैं। फाइनेंस के लिए SAP FI है, परचेज के लिए MM है। MM का मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम मटेरियल की प्रिक्योरमेंट करते हैं, उसका लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मॉड्यूल है S&D, और ऐसे ही काफी सारे फंक्शनल मॉड्यूल हैं। इसमें जो लास्ट मॉड्यूल है
ये प्रोग्रामिंग या कोडिंग अगर कोई बैकग्राउंड से है तो उसके लिए मॉड्यूल दिया हुआ है एबैप। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो और फंक्शनल एरिया में काम करते हो, फाइनेंस में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप SAP FI को चुन सकते हो। ऐसे ही अगर कोई परचेज में अभी काम कर रहा है किसी भी कंपनी में तो SAP MM को एज ए कोर्स कर सकता है। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सेल्स में ऑलरेडी काम कर रहा है या किसी ने पढ़ाई ऐसी की हुई है जो कि सेल्स से रिलेटेड है तो वो SAP SD कोर्स के लिए जा सकता है। ऐसे ही किसी को अगर कॉस्ट कंट्रोलिंग प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो वो SAP CO में जा सकता है। ऐसे ही कोई प्रोडक्शन है तो PP है, या अगर कोई HR से रिलेटेड है तो SAP HR और HCM कोर्स को कर सकता है। प्लांट मेंटेनेंस, वेयर हाउसिंग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल दिए हुए हैं जिनकी टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है मार्केट में। ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल हैं क्योंकि ये फंक्शनल एरियाज को कवर करते हैं। एक और एरिया होता है प्रोग्रामिंग या कोडिंग, जिसको कि मॉड्यूल एक कवर करता है, उसको हम बोलते हैं SAP ABAP मॉड्यूल। ये एक टेक्निकल मॉड्यूल है। ये जो पहले मॉड्यूल है उससे डिफरेंट है। पहले वाले मॉड्यूल सारे फंक्शनल है, ये टेक्निकल है। जो हमने पहले वाले सारे मॉड्यूल डिस्कस किए हैं ये फंक्शनल एरियाज वाले, या जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मॉड्यूल, उसमें कोडिंग नहीं चाहिए, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। प्रोग्रामिंग जिसमें चाहिए इसमें ABAP में चाहिए। अगर किसी का प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, उसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, वो कोड लिख सकता है, तो उसके लिए वो SAP ABAP कोर्स को ज्वाइन कर सकता है या ABAP कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ये SAP का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है? सबसे पहले तो अगर किसी कंपनी में SAP इम्प्लीमेंट होना है, वो SAP को लगवाना चाहते हैं अपने यहाँ पे एज़ ए ERP सॉल्यूशन या ERP सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उनको सबसे पहले उस कंपनी को SAP से लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद वो कंपनी अगर SAP से ही इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, तो SAP कर देता है। अगर वो SAP से इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहती, वो किसी और कंपनी से करवाना चाहती है, कोई IT सॉफ्टवेयर कंपनी जिससे ये सॉल्यूशन को सेटअप करवाना चाहती है अपनी कंपनी में, तो उसके लिए SAP ने अपने ऑथराइज्ड पार्टनर बनाए हुए हैं। जैसे ये जो कंपनीज़ हैं जितनी भी, HCL है, जितनी भी IT कंपनी, बड़ी-बड़ी IT कंपनीज़ हैं, TCS है, टेक महिंद्रा है, अगर हम बात करें MNC की, तो हमारे पास डेलॉयट है, एक्सेंचर है, PwC। तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं, SAP के बिहाफ पे उस सॉफ्टवेयर को कंपनी में सेटअप करती हैं। तो ये क्या है, SAP की बिज़नेस पार्टनर्स हैं। अब SAP में किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं? SAP में बेसिकली 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। पहला होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं अगर किसी कंपनी में SAP को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट टाइम, उससे पहले वो SAP का यूज़ नहीं कर रहे। उससे पहले वो अपने कोई लेगेसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। कोई लेगेसी ERP सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है ओरेकल का, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है टैली का, बान का। तो वहाँ पे SAP सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ हो रहा था। तो अब SAP सॉफ्टवेयर को वो पहली बार अपनी कंपनी में यूज़ करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हम SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, दूसरी तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट। इस रोल आउट प्रोजेक्ट में क्लाइंट जो क्लाइंट होता है या जो कंपनी होती है वहाँ पे SAP ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे वो SAP नहीं चल रहा है या जहाँ पे वो SAP की जगह कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। कुछ लीगल एंटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे SAP के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है। तो इसके तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम रोल आउट प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी जो है वो SAP की प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है, SAP की यूजर्स को बढ़ाना चाहती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में। ये क्यों होता है? ये हो सकता है टेक ओवर के कारण, कोई कंपनी ने टेक ओवर किया है, न्यू एक्विजिशंस किए हैं या मर्जर किए हैं, जिसके कारण जो नई कंपनी है वहाँ पे SAP इम्प्लीमेंट नहीं, वहाँ पे SAP को इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था। उसके बाद तीसरी तरह का प्रोजेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। मोस्टली मार्केट में देखा जाता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है कि SAP ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है कंपनी में, सारी जगह, सारी ही लीगल एंटिटीज़ में वो या प्लांट्स में वो चल रहा है। बट क्या होता है कि बिज़नेस में डे टू डे इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। मार्केट में रहने के लिए या बेस्ट प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो रेगुलर अपने प्रोसेस में चेंजेस करते रहते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया या कोई नई एप्लीकेशन आ गई तो उसके लिए वो अपने आप को डेवलप करते रहते हैं।
तो उसके कारण अब सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट चाहिए होती है। उन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो जो कि एसएपी प्रोजेक्ट सपोर्ट में कवर होती हैं। तो इसमें एसएपी सपोर्ट प्रोजेक्ट में और क्या कवर होता है, अगर कोई यूजर्स हैं, काफी सारे यूजर हैं जो कि अभी एसएपी में काम कर रहे हैं, तो डे टू डे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो इश्यू को रिजॉल्व करना एसएपी कंसल्टेंट का काम रहता है, तो वो भी एसएपी सपोर्ट प्रोजेक्ट में कवर होता है। उसके बाद जब भी हम एसएपी को फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एसएपी ने एक रोड मैप दिया हुआ है। उस रोड मैप को हम बोलते हैं एसएप मेथोडोलॉजी। एसएप मेथोडोलॉजी का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड एसएपी मेथोडोलॉजी। इसके अंडर अगर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम उस कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स है और ऑल अक्रॉस द कंट्रीज ये सेम है, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में या यूएस में इसको फॉलो किया जाता है। ये सब जगह स्टैंडर्ड है, फिक्स है, जो कि एसएपी ने एज ए प्री डिलीवर्ड जो कि एसएपी ने दिया हुआ है। तो इन स्टेप्स में क्या आ जाता है, इन स्टेप्स में आ जाता है अगर आप किसी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करके फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, इसमें हम डिसाइड ये करते हैं कि हमारा काम क्या होगा। हम स्कोप डिफाइन करते हैं, एक हम आउटलाइन करते हैं कि इस इन ये जो लीगल एंटिटीज हैं इनको हम कवर करेंगे, ये जो प्लांट्स हैं इनको कवर करेंगे, ये जो फंक्शनल एरियाज हैं इनको हम कवर करेंगे, इन फंक्शनल एरिया में ये प्रोसेसेस जो होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप का पार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट में हम एक अप्रोच को फॉलो करते हैं, उस अप्रोच को हम बोलते हैं एज इज एंड टू बी अप्रोच। एज इज एंड टू बी अप्रोच क्या होती है कि एसएपी को इम्प्लीमेंट करने से पहले वहां पे उन फंक्शनल एरियाज में, उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोसेस फॉलो हो रहे थे और वो कैसे हो रहे थे, क्या क्या उनके स्टेप्स थे। अब क्या वही स्टेप्स जो एसएपी में इम्प्लीमेंट होंगे, क्या वही स्टेप्स एसएपी में यूजर को करने पड़ेंगे, तो वो क्या होगी, वो टू बी स्टेज होगी। तो इनमें हम डॉक्यूमेंट एक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बीबीपी। बीबीपी क्या होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है। बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में हम ये मेंशन करते हैं कि ये प्रोसेस अभी अभी एज ए स्टेज में, अभी ऐसे स्टेज में ये स्टेप्स हैं, पर जब एसएपी में आ जाएगा ये प्रोसेस, चाहे वो पोस्टिंग का हो, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो सेल का हो, तो वो जो प्रोसेस है जब एसएपी में फॉलो होगा तो वो कैसे होगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसके लिए क्या अलग प्रोसीजर रहेगा, तो उसको हम मेंशन करते हैं अपने बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में। तो ये जो बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या डिलीवरी हेड होता है या क्लाइंट साइड से जो आईटी हेड होता है, तो उसको वो साइन ऑफ करते हैं। जब ये बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है उसके बाद एक्चुअल में सिस्टम में काम स्टार्ट होता है, जिसको हम जिस स्टेज को हम बोलते हैं रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि हम एक्चुअल सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड जो भी एसएपी ने एक फंक्शनैलिटी दी हुई है उसको हम डेवलप करते हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो या पोस्टिंग से रिलेटेड हो, कोई इनवॉइस से रिलेटेड हो। तो उस डेवलपमेंट को हम सिस्टम में सेटअप करते हैं और उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। अब ये फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में कट ओवर एक्टिविटीज होती हैं। कट ओवर एक्टिविटीज क्या होती हैं, एसएपी को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट जो है वो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो लेक्सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। वो लेक्सी सॉफ्टवेयर जो है वो ओरेकल भी हो सकता है, वो बान भी हो सकता है, वो टैली भी हो सकता है। अब वो जो सॉफ्टवेयर जो पहले वो यूज कर रहे हैं उसमें डेटा जो पड़ा हुआ है वो 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है। क्या वो सारा डेटा एसएपी में जाएगा? नहीं, वो सारा डेटा एसएपी में नहीं जाता। उसके लिए जो आईटी हेड होगा, जो वहाँ के बिजनेस में जो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि मेरे को एसएपी में सिर्फ पिछले 5 साल का डेटा लेके जाना है। बाकी जो 20-25 साल का जो डेटा है वो पुराने सिस्टम में रहेगा, लेगसी सिस्टम में रहेगा। मेरे को सिर्फ 5 साल का जो डेटा है वो मेरे को एसएपी में लेके जाना है, ताकि मैं जो भी नई ट्रांजेक्शन है उनको पुरानी ट्रांजेक्शन से सिमुलेट कर सकूं। मैं अपनी कोई भी किसी भी तरह की रिपोर्ट निकाल सकूं, मैं एनालिसिस कर सकूं। तो उसके लिए वो जो कट ओवर डेटा डिसाइड किया जाता है कि कितना, तो कितना पुराना डेटा जो है वो एसएपी में जाएगा। अब उसको डेटा को माइग्रेट करने के लिए, उस डेटा को एसएपी में ले जाने के लिए एसएपी ने ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी दी हुई है जिसको भी हम फॉलो करते हैं कट ओवर एक्टिविटीज में। एलएसएमडब्ल्यू है, एलटीएमसी है, तो ये फंक्शनैलिटीज है
बाडी है, बापी है, तो ये फंक्शनैलिटी जिसके थ्रू जो डेटा है वो पुराने सिस्टम से हम माइग्रेट करके लेके जाते हैं एसएपी सिस्टम में। देन कट ओवर एक्टिविटीज के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो होती है गो लाइव की। गो लाइव में क्या होता है, गो लाइव में ऑलरेडी आपके पास सारा एसएपी में डेटा है, अब सारी कॉन्फ़िगरेशन भी है, सारी टेस्टिंग भी हो चुकी है, बिज़नेस अप्रूवल भी मिल चुका है, सारा कुछ ओके है प्रोडक्शन सिस्टम में, अब उसको हम एसएपी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये गो लाइव स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट है, जो कंपनी जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है, वो यूज़र्स पुराने सिस्टम को यूज़ करने की बजाय अब एसएपी के सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो कि उनकी डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो फाइनेंस में हो, प्रोडक्शन में हो, एचआर में हो, किसी भी फंक्शनल एरिया में हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, क्योंकि ये हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कुछ भी ट्रांज़िशन करते हैं, तो वो ट्रांज़िशन करने के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम आती है या कोई नई रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है। तो उसको हैंडल किया जाता है हाइपर केयर में। हाइपर केयर एक तरह की सपोर्ट होता है जो कि 2 से 3 महीने तक चलता है। उसके बाद नॉर्मल सपोर्ट शुरू हो जाता है। वो करता है कि क्लाइंट को कितना कितने इयर्स का सपोर्ट चाहिए, 2 साल का या 5 साल का सपोर्ट चाहिए या 10 इयर्स का सपोर्ट चाहिए। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो जो कंपनी आईटी कंपनी है उतने इयर्स का सपोर्ट देती है। और उसमें सपोर्ट प्रोजेक्ट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम एक टीम एसएपी की हायर करते हैं या टीम हमारी एक एसएपी की रहती है जो कि उन सपोर्ट सर्विसेज को एसएपी को उन सपोर्ट सर्विसेज को क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के मेनली रोल्स आ जाते हैं। एक तो होता है एंड यूज़र रोल और एक होता है कंसल्टेंट रोल। एंड यूज़र रोल क्या होता है? एंड यूज़र रोल होता है कि आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो किसी भी फंक्शनल एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो फाइनेंस में मेरे को डे टू डे कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। मेरे को कुछ ट्रांज़ैक्शंस हो जो मेरे को कुछ रिपीटेड ट्रांज़ैक्शन है जो कि डे टू डे बेसिस पे रन करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं उन एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटीज़ एंड यूज़र का पार्ट आ जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ को एक बिज़नेस यूज़र फ़ॉलो करता है। अब वो एक्टिविटीज़ कौन-सी हो सकती हैं? अगर मैं फाइनेंस के स्टैंड पॉइंट से बताऊँ, तो वो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, कोई भी इनवॉइस को क्रिएट करना सिस्टम में, किसी भी तरह के अकाउंट को क्रिएट करना। वो अकाउंट जीएल का हो सकता है, वेंडर का हो सकता है, कस्टमर का हो सकता है, एसेट का हो सकता है या मटेरियल का हो सकता है। कोई इनवॉइसेज़ सिस्टम में क्रिएट की हुई हैं, जैसे कि जो कि परचेज़ ऑर्डर से रिलेट करती हैं या सेल ऑर्डर से रिलेट करती हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है या मेंटेन करना है। उसके बाद सिस्टम में काफ़ी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड अगर रिपोर्ट्स निकालनी है, तो वो एक्सटर्नल या इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, तो ये जो है ये डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती होती हैं, जिसको कि एक बिज़नेस यूज़र फ़ॉलो करता है। एक बिज़नेस यूज़र इसको करता है, जिसको हम बोलते हैं एंड यूज़र। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसएपी R3 आर्किटेक्चर। R3 में क्या होता है? R का सबसे पहले मतलब होता है रियल टाइम और 3 का मतलब होता है 3 टियर। 3 टियर या 3 सिस्टम या 3 क्लाइंट। सिंपल भाषा में बोलें तो 3 हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले जो सिस्टम है या पहला क्लाइंट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्लाइंट। ये डेवलपमेंट क्लाइंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। गोल्डन क्लाइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारी डेवलपमेंट होती है। उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग को हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। जो कौन करता है? कंसल्टेंट करता है। कंसल्टेंट जो आपका डेवलपर है। उसके बाद यहाँ पे एंड यूज़र कोई एक्टिविटी करता है, एंड यूज़र यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। तो ये आपका तो उसके बाद आपका आ जाता है क्वालिटी क्लाइंट। क्वालिटी क्लाइंट में क्या होता है, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, वो डेटा कहाँ से आपने लिया? वो डेटा आपने प्रोडक्शन से लिया। अब क्या करते हैं कंपनीज़, वो डेटा प्रोडक्शन में क्योंकि उनको लाइव डेटा या उनको रियल टाइम ट्रांज़ैक्शन डेटा चाहिए होता है, तो कंपनी जो होती है 6-6 महीने बाद या साल बाद जो भी प्रोडक्शन का डेटा है वो इस क्वालिटी क्लाइंट में उसको कॉपी करती हैं, ताकि जो भी प्रोडक्शन में जो भी लाइव सिस्टम उनका है, उसमें जो भी मास्टर डेटा है या ट्रांज़ैक्शन डेटा है, वो डेटा यहाँ पे लेके आएँ। उससे क्या होता है, उससे हम काफ़ी तरह की टेस्टिंग को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने कोई नई डेवलपमेंट करी है, तो जो लेटेस्ट ट्रांज़ैक्शंस है, उसको भी हम यहाँ पे आके सिम्युलेट करके उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये जो आप अपने डेवलपमेंट करी पिछली स्टेज में जाके, जो फर्स्ट स्टेप में,
उस डेवलपमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये सिस्टम में हम टेस्टिंग करते हैं। काफी तरह की टेस्टिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं यूटी, या सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं एसआईटी टेस्टिंग, या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन जैसे हमने भी बात की। तो काफी तरह की टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारा जो डेवलपमेंट है उसको हम लेके आते हैं, कॉपी करते हैं डेवलपमेंट सिस्टम से क्वालिटी सिस्टम में, और वो जो ट्रांजेक्शन या मास्टर डेटा होता है वो हम कहाँ से कॉपी करते हैं, वो प्रोडक्शन में यहाँ पे लेके आते हैं क्वालिटी में। तो जैसे हमने बताया ये डे टू डे नहीं करते, 6 महीने में एक बार हो गया, साल में एक बार हो गया कि हम प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ये जो क्वालिटी क्लाइंट बेसिकली है, ये सारा टेस्टिंग फेज के लिए होता है। तो टेस्टिंग अगर हमारी ओके हो गई, तो उस डेटा को, उस डेवलपमेंट को हम लेके जाते हैं प्रोडक्शन में। हम सीधे प्रोडक्शन में इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि अगर कोई चेंजेस करने, अगर कोई उसके, अगर किसी कंसल्टेंट में कोई डेवलपमेंट करी है, उस डेवलपमेंट के कारण वो इतनी ज्यादा मैच नहीं करी, उसके कारण डंप आने शुरू हो गए, एरर आने शुरू हो गए, तो हम उसको सेकंड स्टेज में आके चेक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार वो प्रोडक्शन में चला गया तो उसमें जो बिजनेस है, जो भी वो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो एक्टिविटी जो होंगी है वो हैम्पर होती है, उससे उनका काम रुक सकता है, जिसके कारण काफी सारे एस्केलेशन हो सकते हैं। तो उन एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए जितनी भी हमारी टेस्टिंग होती है वो सारी हम क्वालिटी क्लाइंट में करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्शन क्लाइंट। प्रोडक्शन क्लाइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लाइव डेटा पड़ा होता है। लाइव डेटा क्लाइंट का पड़ा होता है, कंपनी का पड़ा होता है, जहाँ पे वो डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक्चुअल में रियल टाइम में जो परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, सेल ऑर्डर बना रहे हैं, उससे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं, या और भी फंक्शनल एरियाज में वो रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये एक लाइव सिस्टम होता है। अब इस लाइव सिस्टम में जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से आई? सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हमने उसको क्रिएट की, फिर सेकंड में आके टेस्ट करी, और फिर उसको हम प्रोडक्शन में लेके आए। तो इसको हम बोलते हैं R3 आर्किटेक्चर, और ये एसएपी का एक लैंडस्केप होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने एंड यूजर के रोल के बारे में तो समझ लिया, अब हम समझेंगे कंसल्टेंट का क्या रोल होता है। कंसल्टेंट को हम डेवलपर बोलते हैं। डेवलपर क्या करता है? डेवलपर जो भी, जैसे हमने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन होती है एसएपी में, जो एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन एसएपी ने दी हुई है, वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रिलेटेड होती है, जैसे कि फाइनेंस से, जैसे कि फाइनेंस से, परचेज से, सेल से। बेसिकली कंसल्टेंट का क्या काम होता है? कंसल्टेंट का काम ये रहता है कि जो भी उसके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ये जो कंसल्टेंट होता है उसको फुलफिल करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, सबसे पहले वो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझता है, उनके प्रोसेस को समझता है। जब तक कि वो अपने क्लाइंट के प्रोसेस को नहीं समझेगा, तो वो एक राइट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, वो एक करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। उससे क्या होगा? उससे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो कंसल्टेंट है वो अपने क्लाइंट की, अपने जो भी फंक्शनल एरिया है, जो भी, चाहे जो भी फंक्शनल एरिया है, उस फंक्शन एरिया में कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अच्छे से समझे। अब वो जो प्रोसेस को हम बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं एसओपी। एक्चुअली कोई भी फंक्शनल एरिया है और उस फंक्शनल एरिया में कोई भी एक्टिविटी की जाती है, तो उसके लिए प्री डिफाइंड प्रोसीजर बनाया जाता है। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ओरिएंटेड प्रोसेस। तो वो एक्टिविटी कैसे होगी? वो, अगर हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कैसे होगी, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, तो वो एसओपी का पार्ट होती है। उस एसओपी को समझेंगे, और उस एसओपी को, उस प्रोसेस को मैच करेंगे। जो कंसल्टेंट है उसकी मैपिंग करेगा, उसको मैच करेगा किससे? क्योंकि एसएपी ने प्री डिफाइंड सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर परचेज करना है, सेल करना है, या कोई भी फंक्शनल एरिया में कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो एसएपी ने प्री डिफाइंड सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ये एसएपी में ऐसे हो सकता है। तो वो जो प्रोसेस है जो कि हमने क्लाइंट से समझा है, उसको हम मैच करेंगे जो एसएपी में दिया हुआ है अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस में ये है कि कोई भी प्रोसेस जो है रियल टाइम में क्लाइंट साइड में, जो भी प्रोसेस है उसको एसएपी में सबसे इफेक्टिव मैनर में, सबसे बेस्ट मैनर में कैसे किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एफर्ट्स कम लगे और रिजल्ट ज्यादा है। तो ये जो मैपिंग करने के बाद, मैपिंग करने के टाइम पे, हमने भी स्टेज पढ़ी कि बिजनेस ब्लूप्रिंट करके एक स्टेज होती है। तो यहाँ पे
जो कंसल्टेंट होता है वो बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, फंक्शनल या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उनको उनको भी क्रिएट करता है। फंक्शनल और फंक्शनल डॉक्यूमेंट जो एफएस डॉक्यूमेंट होते हैं या टीएस डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, जैसे मैंने बताया एसएपी ने दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि एसएपी ने प्री डिफाइन किया हुआ है कि अगर किसी भी कंपनी में कोई भी परचेज सेल या कोई भी एक्टिविटी होती है तो अगर उसका एक ऑलरेडी एसएपी ने सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि जो कि क्लाइंट जिसपे कि क्लाइंट एग्री होता है कि ठीक है ये सॉल्यूशन मैं अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट या स्टार्ट करवाना चाहता हूँ या यूज करना चाहता हूँ। पर क्या होता है कई बार वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं एसएपी के, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। क्लाइंट को क्लाइंट को उनसे ज्यादा क्लाइंट को उसमें थोड़ा सा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और जो एसएपी ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा गैप रहता है। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट भी और एक एनालिसिस भी करते हैं। उस एनालिसिस को हम बोलते हैं फिट गैप एनालिसिस। फिट में वही सारा आ जाता है जोन सी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो एसएपी ने दिया हुआ है उसमें कितनी कवर हो रही है वो फिट में आ जाती है। गैप में वो आ जाती हैं कौन कौन सी क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसएपी में दिया हुआ उसमें कवर नहीं होती, तो वो गैप में आ जाती है। तो गैप को हम कैसे कवर करते हैं, गैप को हम एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं जिसके थ्रू उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को राइट करते हैं। वो डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फंक्शनल एरिया से। और ऐसे ही टेक्निकल जो कंसल्टेंट होता है वो अपनी इनपुट देता है, वो अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब इस मैचिंग करने के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती है। हम सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग को क्वालिटी में लेके जाते हैं, फाइनल उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इंश्योर किया जाता है जो भी आप प्रोडक्शन में लेके जा रहे हो उसका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम होना चाहिए जो आप क्वालिटी में जो आपने क्वालिटी में रिजल्ट डॉक्यूमेंट किया है वही रिजल्ट आपको प्रोडक्शन में जाके मिलना चाहिए। सक्सेसफुल डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये रोल्स हो जाते, तो ये बेसिक रोल है किसी भी कंसल्टेंट के लिए। अब कोई भी अगर एक एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या एसएपी की टीम है तो उस टीम की कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है एसएपी की साइड में। तो एसएपी आईटी की साइड में हमारे पास सबसे ऊपर होता है डिलीवरी हेड जो कि एक एसोसिएट डायरेक्टर या डायरेक्टर पोजीशन पे रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीवरी मैनेजर और उसके बाद हमारे पास आ जाता है उस प्रोजेक्ट को हैंडल जो मैनेजर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि डे टू डे क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट में प्रोसेस डिजाइनर होते हैं या सॉल्यूशन डिजाइनर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या प्रोसेस आर्किटेक्ट। ये जो प्रोसेस या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं ये फंक्शनल एरिया स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कि एसडी का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, फाइनेंस का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया। तो ऐसे ही फंक्शनल एरिया से ये रिलेट करते हैं। उसके बाद लीड या प्रिंसिपल कंसल्टेंट आ जाते हैं और उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। ये दोनों ही एरिया को कवर करते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल को। ऐसे ही कंसल्टेंट होते हैं और एसोसिएट कंसल्टेंट होते हैं जो कि अगेन दोनों एरिया से आते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल से। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट की तरफ से क्या टीम रहती है, क्या उनका कॉम्पोजिशन रहता है, तो क्या उनकी टीम रहती है, तो क्लाइंट की तरफ से जो टीम रहती है उस पे सबसे ऊपर आ जाता है आईटी हेड। तो आईटी हेड को हम बोलते हैं बिजनेस एप्लीकेशन मैनेजर। उस बिजनेस एप्लीकेशन मैनेजर के अंडर आ जाते हैं काफी प्रोसेस ओनर्स आ जाते हैं। वो प्रोसेस ओनर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया से रिलेट करते हो, फाइनेंस से, सेल्स से, एचआर से या किसी और भी फंक्शनल एरिया से। उसके बाद फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर आ जाते हैं। तो ये टीम रहती है क्लाइंट साइड से। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एसएपी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।